हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमर है और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इन्वेस्ट एंड ट्रेड विद अमर। आज हम जिस शेयर की बात करने वाले हैं उसी का होम पेज मेरे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, जो कि बंधन बैंक है। हम बंधन बैंक के बारे में आज इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि मुझे उसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है। और बंधन बैंक को आज डिस्कस करने के पीछे भी दो मेन रीज़न है, वो भी हम आपस में शेयर करेंगे। उसके बाद हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और बाद में टेक्निकल देखेंगे कि चार्ट पैटर्न पे क्या चार्ट क्या हमसे कह रहा है। तो बंधन बैंक के बारे में बात करने के लिए, जैसा कि बंधन बैंक इंडिया का एक प्राइवेट बैंक है जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है। और जैसा कि हम जानते हैं कि बंधन बैंक स्पेशली अपने ईस्टर्न इंडिया में ज़्यादा डोमिनेट करता है। कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। सौरव गांगुली इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। सी एस घोष इसके एमडी एंड सीईओ हैं। जैसा कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस का नाम था माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में, इंडिया में इनका नाम है। इन्होंने ही कैसे माइक्रो फाइनेंस एक कंपनी से इसको एनबीएफसी बनाया और फिर आगे चल के इसको एक फुल फुल फुली लाइसेंस्ड बैंक का दर्जा दिलाया 2015 में। और टोटलिटी में आज इसके पास 6,140 बैंकिंग आउटलेट्स हैं, 34 स्टेट्स में है। तो अपने आप को एक अच्छा दिग्गज बैंक के रूप में बंधन बैंक ने ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर रखा है। बंधन बैंक के बारे में जैसा कि सब लोग जान रहे हैं आज के दिन में कि सबसे अच्छे इंटरेस्ट रेट देने वाले बैंकों में से एक एक ये है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और बंधन बैंक को 2015 में बैंकिंग लाइसेंस मिला था, तब से ये दोनों काफ़ी प्रोमिनेंट बैंक्स हैं। इसके अलावा एक फेडरल बैंक भी है जो प्राइवेट बैंक्स में उसका भी नाम आता है। अम, आइए बंधन बैंक के बारे में एक छोटा सा ग्लिम्स ले लेते हैं कि बंधन बैंक की जर्नी कैसी रही है और ये कैसे अभी तक आगे बढ़ा है। 2001 में, जैसे कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि इसका स्थापना हुआ। और ये इस्टेब्लिश हुआ था एक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के तौर पे रूरल बंगाल में। 2006 में इसको एक एनबीएफसी का दर्जा मिला। एनबीएफसी में कुछ लिमिटेशंस होते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकता है, डिमांड ड्राफ्ट नहीं दे सकता है, डिपॉजिट करंट अकाउंट नहीं हो सकता है, चेक नहीं इशू कर सकता है। तो कुछ लिमिटेशन के साथ, बट और उसमें किसी भी कस्टमर को इंश्योरेंस जो मिलता है, डिपॉजिट इंश्योरेंस, वो नहीं मिलता है। तो बट 2006 में ये प्रॉपर एक एनबीएफसी बन गया था। 2009 में इसने कम्प्लीटली अपना माइक्रो फाइनेंस का पोर्टफोलियो एनबीएफसी में ट्रांसफ़र किया। देश का सबसे बड़ा एमएफआई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बना। 2015 में पहला माइक्रो फाइनेंस कंपनी ही था जो यूनिवर्सल बैंकिंग मतलब फुल फ्लेजेड बैंक बन के उभरा। अम, 2018 में इसका आईपीओ लॉन्च हुआ आई थिंक, और अपने लिस्टिंग के ही दिन पे ये मोस्ट वैल्यूड बैंक था। अम, इसी तरीके से और भी इसने अपने 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 आगे के जर्नी में माइलस्टोन्स कवर किए। 1,000 बैंक ब्रांचेस भी इसने खोले 2020 में। इसी तरीके से तो बंधन बैंक कहने का मतलब है कि ये एक छोटा बैंक नहीं रहा है आज के दिन में। एक अच्छा खासा बड़ा बैंक है। एक मिडिल साइज्ड, अगर हम इसे लार्ज कैप ना भी कहें तो भी एक लार्ज लार्ज कैप स्टॉक नहीं भी है, लेकिन फिर भी एक एक लार्ज कैप उभरने बनने वाला एक स्टॉक हो सकता है। कैसे, हम उसका बात करेंगे, लेकिन उसके पहले जो भी मुझे रिसेंटली आज ही जो न्यूज़ आई थी उसको, और ये जस्ट आज जब मार्केट क्लोज होने वाला था उस समय ही ये न्यूज़ मैंने पढ़ा, 3/22 का ही है। तो ओडिशा गवर्नमेंट रोप्स इन बंधन बैंक फॉर टूरिज्म डिपार्टमेंट पे आउट सॉल्यूशंस, पेमेंट सॉल्यूशंस। सो कहने का मतलब है कि ये अपने ईस्टर्न इंडिया में तो म, पैर जमाए ही हुए है बंधन बैंक। और जैसे कि असम, बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा में भी धीरे धीरे ये फैल रहा है। बंधन बैंक माइक्रो फाइनेंस का मतलब है कि जैसे कि जो लोअर इनकम ग्रुप्स हैं, जो जो रेडी वाले लोग होते हैं, या फिर जो जो लोअर इनकम ग्रुप के लोग होते हैं, उन्हें इंटरेस्ट रेट आसानी से नहीं मिलता है क्योंकि उनका कोई परमानेंट
कोई ठिकाना नहीं होता है। वो काम करने के लिए शहरों में जाते हैं, जैसे कि असम में मान लेते हैं टी गार्डन में कोई कल्टीवेशन में है, तो वो उसके पास ऑब्वियसली कुछ एक रियल एसेट नहीं होगा जिसको वो दिखाकर या जिसको मॉर्टगेज लगा के वो लोन उठा सके। तो उस कारण से इन्हें कुछ हायर इंटरेस्ट पे करके एक लोन अमाउंट मिलता है। पहले चूंकि इन्हें लोन मिलता ही नहीं था और बहुत ही मनी लेंडर्स के थ्रू 28% 34% बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे इन लोगों को लोन लेना पड़ता था, जिससे कि घाटा ये होता था कि वो बिना मतलब के डेट यू नो साइकिल में फंस जाते थे। अभी इन्हें नॉर्मल बैंकिंग रेट जो मानिए कि 8-10% पे लोगों को मिल रहा है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, बट ये इनका अगर ये कुछ व्यवसाय करना चाहते हैं या कुछ इंडस्ट्री छोटा स्मॉल लेवल पे एंटरप्राइज सेटअप करना चाहते हैं, तो उसके लिए उसमें अड़चन नहीं आएगा। तो माइक बंधन बैंक जैसे जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं वो हेल्प करते हैं। इसी में स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी अपना एक रोल है, लेकिन वो एक अलग टोटली एक अलग स्टोरी हो जाएगा। तो तो बंधन बैंक का स्कोप ऑब्वियसली अच्छा है, क्योंकि अभी भी जो अनबैंक्ड पॉपुलेशन है इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं इसके ग्रोथ को अभी कम से कम नेक्स्ट 10-15 ईयर्स के लिए देखता हूँ कि ये धीरे धीरे ग्रो ही करेगा। और जैसा कि हमने पहले एक उसके वेबसाइट पे देखा भी कि 34 आउट ऑफ 36 स्टेट्स में ऑलरेडी यू नो में ये ऑलरेडी है। यूटी और स्टेट्स मिला के जितने भी हैं उसमें 34 में ऑलरेडी इसका प्रेजेंस आ चुका है। तो ये धीरे धीरे अपना एक्सपेंड ही करेगा। अब हम आते हैं कि ये न्यूज़ के साथ और क्या इम्पोर्टेंट है। जब 14 जुलाई को इसका रिजल्ट आया था, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे लगी थी, स्क्रीनर के इस वेबसाइट पे हम अभी, कि इनका जो टारगेट है इस करंट फाइनेंशियल ईयर में ये कितने एग्रेसिव जा रहे हैं, इससे समझ में आता है कि इन लोगों ने कमिट कर रखा है कि इस फाइनेंशियल ईयर में ये 1600 और ब्रांचेस खोलने वाले हैं। द बैंक प्लान्स टू ओपन 1600 न्यू ब्रांचेस बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24। मतलब जो 8 से 9 महीने बचे हैं, हो सकता है इन लोगों ने कुछ खोल भी रखा होगा इसी फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन अगर हम आज मान के चल रहे हैं कि इनके पास 1500 ब्रांच है और ये 1500 और खोलने वाले हैं, तो कितना तेजी से ग्रोथ आएगा। अगर मैं कहूँ कि डबल ग्रोथ ना भी आ पाए डिपॉजिट का या लोन का, बट अगर 50% भी जो एग्जिस्टिंग उससे आ सके, तो कितना बड़ा हमें मतलब मार्केट कैप्चर करने को दिख रहा है बंधन बैंक को। एट द सेम टाइम जो इसका रिजल्ट है या जो अभी इसका पोजीशन है वो देखते हैं। तो हम अब आते हैं इसके फंडामेंटल एनालिसिस पे। तो करंट जो इसका मार्केट कैप है 37,000 करोड़ है, जो कि काफ़ी कम है अभी के हिसाब से, क्योंकि ये इसका बीच में जो कोविड के दौरान जो जो लोग इसके जो मेन कस्टमर बेस है वो ऑब्वियसली डिफ़ॉल्ट कर रहा था। अब वो डिफ़ॉल्ट कर रहा है तो उसका भी इन्हें इंटरेस्ट बाद में तो ज़्यादा आने वाला है ही, लेकिन उस समय के लिए इनका बैलेंस शीट थोड़ा प्रोविजंस के कारण नेगेटिव में जाता है। तो इस कारण से उस समय ये 600 तक गया हुआ शेयर है, जो कि देखिए यहाँ पे इसका अगर मैं 5 साल का ट्रैक देखूं तो ये 674 तक यहाँ पे दिखा रहा है इसमें। तो कहने का मतलब है कि ये अपने अभी 1/3 प्राइस के लगभग पे है, और क्यों है वो भी हम आगे चल के देखेंगे। फिर अम, आगे चलते हैं तो इसमें जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये अपने ऑलमोस्ट लोअर एंड पे ही है। इस साल जो इसका जो लास्ट क्वार्टर में जो रिजल्ट आया वो हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है, और प्रॉफिट हाईएस्ट नहीं है लेकिन हाईएस्ट के करीब है। 1902 को ये एक्सेप्शनल केस है, इसमें इन्होंने कुछ सेल ऑफ किया था अपना कुछ पोर्टफोलियो, या उस कारण से ये एक्सेप्शनल हाई हाई प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है। सेकंड चीज, अम, अ, जो हम देख रहे हैं कि ये ऑलमोस्ट हाई ही है यहाँ पे। केवल अगर आप अदर इनकम देखें तो ये 300 करोड़ से कम है। अगर ये 300 करोड़ होता यहाँ पे तो ये हाईएस्ट होता। और अगर जस्ट जस्ट फॉर मतलब हाइपोथेसिस के लिए एक अजम्पशन करते हैं हम कि अगर ये हर क्वार्टर में 1000 करोड़ बनाता है, तो साल में 4000 करोड़ बनाएगा। हम भूल जाते हैं कि वो 1600 ब्रांचेस और भी खुलने वाले हैं। अगर 4000 करोड़ भी बनता है तो टीटीएम अभी के लिए मान के चलते हैं कि 4000 करोड़ का प्रॉफिट होता है, तो मानिए अगर 3000 पे ईपीएस इसका बन रहा है 18 का, तो 4000 पे बनेगा 24 का। 24 के हिसाब से अगर हम फॉरवर्ड पी मान लें कि 24 का ईपीएस है, तो पी आपका हो गया
10 से नीचे लगभग। बैंक को, प्राइवेट बैंक को, इतना हाई ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री वाले बैंक को अगर हम मान के चले कि अ, अगर हम इसको 24 का 10 से नीचे का पी अभी अभी के प्राइस पे दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जाके 20 तक तो सेटल करेगा ही करेगा। तो अगर हम उसको 20 का पी देते हैं, 24 का ईपीएस और 20 का पी, सो ईपीएस इंटू पी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोजेक्टेड प्राइस हमें मिलेगा, विच शुड बी अराउंड 480। सो यहाँ से इसी बेसिस पे अगर हम फॉरवर्ड पी कैलकुलेट करके अगर इसको हम इसका टारगेट लेके चले तो ये ऑलमोस्ट 480 के आसपास जाएगा। यहाँ पे अभी हमने कुछ भी टेक्निकल एनालिसिस नहीं किया है, हम केवल फंडामेंटल और नेक्स्ट 1 ईयर का हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि अगर सब कुछ, अगर इनका पुराना जो भी बैक डेट, जो भी प्रोविजन वगैरह इन्हें बनाना था, इन्होंने सारा बैड अपना बैड बुक्स को क्लीन कर लिया है, 1000 करोड़ का इन्हें क्वार्टरली आएगा प्रॉफिट अभी करंट सिचुएशन में। ब्रांचेस और ये जो नया जो भी इनको नया नया बिजनेस मिल रहा है, उससे और कितना ग्रोथ होने वाला है वो सेकेंडरी है। ठीक है। अगर अभी अभी कुछ भी नहीं आता तो लास्ट के 12 महीने में इन्होंने 2000 करोड़ बनाए हैं, वो भी ऑलमोस्ट सेकंड हाईएस्ट है, क्लोज टू सेकंड हाईएस्ट है, जो कि मार्च 2020 में था। उस समय ये अपने पीक पे थे, लेकिन इनका रेवेन्यू कहीं से भी कम नहीं हुआ है। प्रोविजंस के कारण इनका प्रॉफिट थोड़ा सा डेंटेड दिखता है। अम, पिछले 5 साल में इनका निगेटिव रिटर्न ही है, तो मतलब ये अपने लोअर फैग एंड पे है। और इनका एसेट अगर हम देखें, फिक्स एसेट भी बढ़ रहा है, टोटल एसेट भी धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, मतलब कहीं से भी कंपनी खराब नहीं है। अब इस पर इसका एक बार हम लोग प्रोमोटर होल्डिंग देख लेते हैं, 40% है। और अम, इसके अलावा एफआईआई के पास भी 33.5% स्टेक है, जो कि यही दोनों मिला के लगभग लगभग आपका 72%, 73% हो गया। डीआईआई के पास भी 13% है, और जो पब्लिक के पास 14%, उसमें से 5% एच डी एफ सी बैंक के पास है। सो 9% ही जो कि पब्लिक के पास है, जो मतलब वीक हैंड्स हैं उनके पास है। उस 9% में भी बहुत सारे ऐसे स्ट्रॉन्ग हैंड्स होंगे जो इनका शेयर होल्डिंग 1% से कम है, जो कि हमें नहीं दिखेगा। सो कहने का मतलब है कि 4 5 5 से 6% हम मान सकते हैं कि वीक हैंड्स के पास है, कि जिसको मैनिपुलेट कर सकता है मार्केट, या फिर जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एक और जो चीज़ मुझे याद आ रही है अभी, कि जो मैं इस बैंक का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो अपने लोन देते हैं, इनका जो मेन कस्टमर बेस है उसको हायर, मतलब जो नॉर्मल वेल टू डू या अपर मिडिल क्लास लोग जो लोन लेते हैं, उससे ज़्यादा इंटरेस्ट पे जिनके पास कोई एसेट नहीं है उन लोगों को लोन मिलता है, जिस जो लोग इस तरह के बैंक के मेन कस्टमर है। तो इसका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, विच इज 7 to 7.5%, विच इज एक्सेप्शनल। 3.5 या 4 भी अगर कोई बैंक मेंटेन करता है तो उसको एक्सेप्शनल माना जाता है। जैसा कि एच डी एफ सी बैंक के केस में, अगर हम तुरंत चल के देखें, एच डी एफ सी बैंक यहीं पे खोल लेते हैं। एच डी एफ सी बैंक, एच डी एफ सी बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन यहाँ पर 4.2%। इवन कोटक महिंद्रा बैंक का अगर हम देखें कितना है, तो कोटक महिंद्रा बैंक नेट इंटरेस्ट मार्जिन लगभग 5%, जिसको इतना ज़्यादा पी मिला हुआ है 22 का। और भी अगर किसी बैंक का, अगर आईसीआईसीआई बैंक का मान लेते हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.67, सो आईसीआईसीआई बैंक से ट्रिपल है। तो कहने का मतलब है कि बहुत ही हाई नेट इंटरेस्ट मार्जिन इनके पास है, और विच इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल इन द लॉन्ग रन। अगर वो उतना मेंटेन कर पाते हैं तो आगे चलकर अ, उसी के बेसिस पे काफ़ी अच्छा ग्रोथ आएगा, क्योंकि वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन उतना मेंटेन कर रहे हैं, 7.2 to 7.5, विच इज़ एक्सेप्शनली हाई। अब हम लोग आते हैं कि फंडामेंटल तो हो गया, अब हम एक क्विकली टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हैं, जो रिसेंटली पिछले 2 दिनों में जो मुझे एक्सेप्शनल दिखा। मैं सुपर ट्रेंड को थोड़ा रिलीजियसली फॉलो करता हूँ, इसीलिए अगर अगर आप देखें तो कल कल यहाँ पे सुपर ट्रेंड का एक ब्रेकआउट आया हुआ है। उसके 4 से 5 दिन पहले, मतलब एक हफ्ते पहले, हमारा एमएससीडी में भी ब्रेकआउट आ चुका है। एमएससीडी ने हमें सिग्नल दे दिया है कि ये अब अ, म- म- मतलब शॉर्ट टर्म के लिए ये बुलिश हो चुका है। एमएससीडी का ये जब ब्लू लाइन ब्लैक को क्रॉस करता है, सिग्नल लाइन अगर क्या बोलते हैं, सिग्नल एंड सोर्स लाइन अगर स्लो एंड फास्ट आई थिंक,
सो अगर स्लो लाइन अगर फास्ट को क्रॉस करता है तो उसको कहते हैं कि वो शॉर्ट टर्म में बुलिश हो गया है स्टॉक। और सुपर ट्रेंड भी बुलिश को इंडिकेट कर रहा है यहाँ से ऑब्वियसली हम कभी नहीं कह सकते कि सुपर ट्रेंड कब रिवर्स हो जाए, बट ये एक अच्छा इंडिकेटर है। जैसे कि यहाँ पे अगर हमें यहाँ पे मिला था, तो यहाँ से यहाँ तक चला गया। कई बार होता है कि सुपर ट्रेंड मिला और उसी प्राइस पे आगे चल के वो रिजेक्ट हो जाएगा, जैसा कि हमें यहाँ पे दिख रहा है। बट ये एक अच्छा इंडिकेटर है। इसके साथ और ये अगर मिलता है, एमएससीडी के साथ अगर सुपर ट्रेंड मिलता है, तो इसका इंडिकेशन है कि ये अ, कुछ एक्सटेंट तक ये सक्सेसफुली होगा। और थर्ड इसमें एक और एडिशन पॉइंट ये है कि हमारा जो 10 दिन का पिंक वाली जो लाइन है वो है हमारा 10 दिन का एवरेज, एक्सेप्ट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और जो ब्लू लाइन है वो है हमारा 10 दिन का, सॉरी 20 डेज का मूविंग एवरेज। यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये वाला दिखा रहा है। तो अगर 10 दिन 20 को क्रॉस कर रहा है तो ये भी एक बुलिश सिग्नल दे रहा है। सो ये तीनों मिलके करेंटली इसको दिखा रहे हैं। और आरएसआई भी ऊपर की ओर मूव कर रहा है, ट्रेंडिंग है। तो ये तीनों मिलके दिखा रहा है कि ये एक बुलिश फेज में जा रहा है। बट ये तीनों का बुलिश का सिग्नल मैं शॉर्ट टर्म में नहीं बता रहा हूँ कि ये एंट्री के लिए एक अच्छा पॉइंट है, जितना नीचे अगर कैप्चर करें। इसके अलावा जो हम अभी और हमें जो दिख रहा है बंधन बैंक में, वो क्या है? तो ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल में ये ट्रैप्ड है अभी शेयर। अगर ये ट्रैप से बाहर निकलता है तो ऑब्वियसली बुलिश हो जाएगा। इसके अलावा जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये कप विथ हैंडल पैटर्न बना हुआ है। इस कप विथ हैंडल पैटर्न का जो टारगेट आ रहा है वो लगभग लगभग देख ही लेते हैं क्विकली। ये यहाँ से ले जाके उसके हेड पे अगर हम बैठाते हैं तो लगभग लगभग 362 आता है। और इसके लिए यहाँ से ब्रेकआउट होना ज़रूरी है। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि ये ब्रेकआउट होने पे ही लेते हैं, और ऑब्वियसली बहुत लोगों का वैसा ही टारगेट होता है। तो जैसे ही वहाँ पे ब्रेकआउट आएगा तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम भी दिखता है। वॉल्यूम के सर्टेनिटी के कारण और ज़्यादा मास में यू नो ट्रेडर अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि उनके भी जो सिग्नल्स होते हैं उसी बेसिस पे होते हैं कि अच्छा ये आपका एक रेजिस्टेंस है 271, सॉर्ट ऑफ 270। अगर इसके पास वॉल्यूम ज़्यादा दिखे तो एंट्री ले लो। जो अल्गोरिथमिक ट्रेडिंग करते हैं उनके कुछ कुछ इसी तरह के क्राइटेरिया होते हैं। सेम चीज़ इसमें आगे चल के हमें ये भी दिखता है कि यहाँ पे एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर का भी पैटर्न बन जाएगा जब ये 350 के आसपास होगा। तो उसका टारगेट क्या बनेगा? तो उसका भी टारगेट आगे चल के, अगर हम यहीं से देखें कि यही इसका लोएस्ट पॉइंट है, और इसको फिर हम आगे चल के फिर हेड पे, ये इसका हेड होगा, अगर यहाँ बैठा दे तो लगभग 520 का टारगेट आता है। और फिर यही आगे चल के अगर हम इसको देखें तो ये भी हमारा कप विथ हैंडल फिर से ये बड़ा पैटर्न पे बनता है। ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल पैटर्न है, लेकिन वही बात है कि एंट्री आपको कब करना है ये आपको डिसाइड करना है। क्योंकि मैं किसी भी तरह का ये आपको स्टॉक टिप नहीं दे रहा हूँ। मैं आपको एक एनालिसिस करने का एक तरीका बता रहा हूँ, और आपको ये जजमेंट पूर्णतया आपका है। ये 705 दिख रहा है। तो मैं इस शेयर के लिए, मेरा मेरा 3 टारगेट है। शॉर्ट टर्म टारगेट 361 है, मीडियम टर्म टारगेट मेरा 515 है, और उसके ऊपर टारगेट मेरा 705 है। और इन सब के भी बाद अगर हम ये देखें तो ये 742 जो इसका लाइफ टाइम हाई है, दैट विल स्टिल बी इंटैक्ट। हम उसको फिर भी लाइफ टाइम हाई को ब्रीच नहीं कर रहे हैं। तो मतलब इतना सब कुछ अच्छा होने के बाद भी शेयर में और भी ग्रोथ पोटेंशियल बना रहेगा। और सिंपली जो हमने इसका फंडामेंटल एनालिसिस में फॉरवर्ड भी दिया था, 4000 के हिसाब से 24 का ईपीएस बनेगा हमारा। और 24 के ईपीएस के हिसाब से अगर हम 20 का भी पी लगाते हैं जो कि इन जनरल मिलता है, तो उस बेसिस पे भी हम इसका प्राइस 480 देखते हैं। सो अगर अगर हम अभी 230 पे खरीद रहे हैं, और अगर हम मान के चल रहे हैं कि 480 तक जाएगा, तो देखते हैं कि कितना रिटर्न मिल रहा है। 480 हमारा यहाँ पे है, लगभग लगभग 111%, लगभग लगभग दुगुना से थोड़ा ज़्यादा होने वाला है आपका शेयर। तो अगर हम 10% के लिए बैंक में
8% के लिए हम एक साल तक पैसा रखते हैं। अगर मैं कहूँ कि अगर ये हमें 1 साल से या 1.5 साल में भी अगर हम मिल जाता है तो क्या बुरा है। करना बस यही है कि एक डिसीजन लेना है, एक कन्विक्शन बनाना है कि हाँ, ये शेयर सही लग रहा है मुझे, ये मेरा बेसिस है इसमें एंट्री करने का, मैं इसमें रिस्क मैनेज करके चल रहा हूँ, मैं 5% से ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो का एक शेयर में नहीं लगाऊंगा, तो मेरा रिस्क भी मैनेज है। और अगर ये एक 1.5 साल की जगह पे 3 साल भी ले लेता है तो मैं उसमें पैनिक नहीं करूंगा। तो उस केस में इस तरह का शेयर, इस तरह का डिसीजन कोई भी ले सकता है, लेकिन डिसीजन आपका अपना होने वाला है, आपके अपने बेसिस पे, आपके अपने अफर्मेशंस के बेसिस पे है, आपके अपने अजम्पशन पे है। क्योंकि कोई भी चीज़ 100% यू नो कोई नहीं बोल सकता है कि हाँ ये इतना जाने वाला ही है, इतने दिनों में ही जाने वाला है, कल ही निकल के वहाँ जाके ही सीधे रुकेगा। ऐसा नहीं होने वाला है, बहुत ही ऊपर नीचे का जर्नी होगा। तो ये आपका डिसीजन होगा। मैं वीडियो कंक्लूड करने के पहले फिर से एक बार वही कहूँगा कि मैं ये किसी भी तरह का स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, आपको अपना ड्यू डिलिजेंस ज़रूर करना है। मैं केवल ये नॉलेज शेयर करना चाहता था कि फ्यूचर में आपको इस तरह का डिसीजन लेने में, स्टॉक पिक करने में आसानी हो। और मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।